Hello students, so today's class is about chapter number 6 learning process and acquiring skills, class 12th in iOS and subject is your psychology. तो हम यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं का डिस्कशन करेंगे. आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न कि आपको वहाँ पर एग्जाम में कैसे आंसर्स लिखने हैं. So as the chapter's name suggests, that is learning process and acquiring skills. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है, What is learning? लर्निंग क्या होती है? So लर्निंग का एक डेफिनेशन है which is given in your NIOS book. आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं. मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Learning can be defined as the process by which any relatively permanent change in behavior occurs as a result of practice and experience. तो लर्निंग का मतलब क्या होता है? हमने सीखा, कोई भी चीज़ ऐसी सीखी जिससे हमारे बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज हो गया. हमने कोई ऐसी चीज़ सीख ली जो हमने अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ स्टाइल में परमानेंटली उसको अडॉप्ट कर लिया, राइट. और वो कैसे आता है? किसी न किसी चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी या आपके अपने एक्सपीरियंसेस से आप सीखेंगे. द डेफिनेशन हैज़ 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स. तो 3 इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम यहाँ पर लर्निंग के बारे में. लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर. कोई भी चीज़ आपने सीखा तो आपके एक बिहेवियर पैटर्न में चेंज आता है. सपोज आप साइकिलिंग करना सीख रहे हैं, दैट इज़ अगेन अ लर्निंग. तो साइकिलिंग करते कैसे? प्रैक्टिस. रोज़ आप स्टार्ट करेंगे सीखना, साइकिल चलाना, गिरेंगे, फिर चोट भी लग सकती है. देन यू अगेन आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स फिर आप वापस उसको ट्राई करते हैं. तो आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं जिससे आप फाइनली वन डे साइकिल चलाना सीख लेते हैं. दैट इज़ अ लर्निंग. तो लर्निंग अब आपने सीख लिया तो आपके एक बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ गया. अभी आपको कभी भी साइकिल चलानी होगी, यू विल बी एबल टू डू दैट. सो इट कुड बी बट फॉर बेटर और फॉर वर्ड्स. या तो लर्निंग देखो ये नहीं बताता कि आपने अच्छा सीखा कि बुरा सीखा. आपके गलत के लिए भी हो सकता है, आपके भले के लिए भी हो सकता है. बोथ आर पॉसिबल. नंबर 2 एलिमेंट इज इट इज़ अ चेंज दैट टेक्स प्लेस थ्रू प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस. जब मैंने अभी आपको बताया कि या तो आपने कोई चीज़ सीखी है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, अभी मैंने बताया साइकिल चलाना है. ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस कर के सीखते हैं. दूसरी चीज़ें हम अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं. और एक्सपीरियंस कैसे होता है? ड्यू टू ग्रोथ, मैच्योरेशन, फटीग और इंजरी, राइट. अब हमारे जो नॉर्मल ग्रोथ का जो हमारा प्रोसेस है या बच्चों का ग्रो करने का प्रोसेस है उसमें बच्चे मैच्योर होते हैं. फटीग इज समथिंग विच इज़ मेकिंग यू फील टायर्ड. तो आप वो टायर्डनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. देन अगेन यू आर लर्निंग समथिंग. या आपको कोई चोट लग गई है, कोई इंजरी हो गई है आपके साथ, अगेन यू आर लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल अगर यंग कोई बच्चा है वो बहुत तेज़ बाइक चला रहा है और समहाउ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली उसको चोट लग जाती है, तो वो उस चीज़ से सीखता है. घर वाले उसको बार बार सिखा रहे हैं कि बाइक तेज़ नहीं चलाना है, एक्सीडेंट हो सकता है, बट वो नहीं मानता है. वो ये लर्निंग अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से नहीं ले रहा है, उसने अपने एक्सपीरियंस से ली. जब एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, देन ही गॉट टू लर्न कि मुझे बाइक तेज़ नहीं चलानी चाहिए थी. सो आपकी लर्निंग ईदर इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस और इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस. एंड द लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितनी चीज़ें आप सीखते हैं, आपका सीखा हुआ कोई भी चीज़ आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. एंड बिफोर इट कैन बी कॉल्ड लर्निंग, द चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट और enduring, that it must last a fairly long time. इससे पहले कि आप उसको एक नाम दे दें कि ये हमारी लर्निंग है, लर्निंग नाम देने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि उस लर्निंग ने हमारे ऊपर परमानेंट एक इम्पैक्ट छोड़ा हो.
परमानेंट हमने कोई चीज़ सीख ली हो, तभी हम उसको लर्निंग वर्ड बोलेंगे। या फिर कम से कम ऐसा कुछ हमने सीखा जो काफ़ी सालों तक, काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहे। आज हमने कुछ सीखा, मान लेते हैं मैथ्स का कोई क्वेश्चन हमने सीखा, प्रॉफिट लॉस हो गया, हमें हमारे टीचर ने सिखाया, हमें आ गया, लेकिन कल हम भूल गए, तो उसको हम लर्निंग नहीं बोलेंगे। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द टॉपिक लर्निंग, जो कि ये चैप्टर का नाम भी है। आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। आप समझ लीजिए, चाहे तो NIOS का बुकिश लैंग्वेज लिख सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज। देन सेकेंड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो कि पिछले कई सालों में भी आया हुआ है NIOS एग्जाम में। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे लर्निंग डिपेंड करती है? द फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू द स्टिमुलस, टास्क और द लर्नर, उनमें से नंबर 1 फैक्टर है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब मोटिवेशन। किसी को कुछ भी चीज़ सिखानी हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर आप उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो उसके मन में उस चीज़ को सीखने की इच्छा ही नहीं होगी। तो कदम कदम पे, एट एवरी स्टेप ऑफ लर्निंग, वी नीड टू reinforce, or that means we need to motivate the learner. So learning requires motivation, and reinforcement is an important aspect of motivation. Reinforcement क्या होता है? It is anything that strengthens a response and increases the probability of occurrence. आपने reinforcement क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ कर दी जिससे जो सीखने वाला बंदा है, जो लर्नर है, वो जो रिस्पॉन्ड दे रहा है, सीख रहा है, उसका कोई भी चीज़ आप उसको सिखाते हैं, सपोज आपने किसी को सब्जी काटना सिखाया तो वो आपको सब्जी कट करके दिखा रहा है, राइट? तो वो उसका रिस्पॉन्स है। अब आप उसको पहली बार में नेगेटिव बोल दें, ये क्या कर रहे हो, ऐसे थोड़े करना है, तो उसका मोटिवेशन चला जाएगा। आपको उसको मोटिवेट करना है, पॉजिटिवली बोलना है उसको, सो दैट उसका अरे वाह ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, थोड़ी सी गड़बड़ है और ट्राई करो तो और अच्छा हो सकता है। दैट इज़ अ sort of positive reinforcement. Reinforcement is a key to learning. सीखने वाले बंदे को आपको मोटिवेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसके सीखने का जो एक उत्साह है, उसका जो मन है, फिर वो उस मन से हट जाएगा, अरे यार मुझे तो ये सीखना ही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आ जाएगी। If it is not applied in the right way, in the right time, मोटिवेशन भी सही तरीके से देना है, सही समय पे देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, देयर विल बी नो ऑब्जर्वेबल लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट 2 टाइप के होते हैं, वन इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी। प्राइमरी तो देखो तो नेचुरल रीइंफोर्समेंट हो गया। सपोज के कोई इस समय हंग्री है और वो अपना काम कर रहा है, कोई चीज़ सीख रहा है, तो हमने उसको प्राइमरी रीइंफोर्सर का काम हो गया। ओके, इफ़ यू डू समथिंग लाइक दैट, इफ़ यू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, आज हम आपको पिज्ज़ा खिलाएंगे, तो बच्चे तो वैसे भी खुश हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, ओके आज तो पिज्ज़ा खाने को मिल रहा है, ऑलरेडी मुझे बहुत भूख लगी है। सो दैट इज़ अ प्राइमरी रीइंफोर्समेंट विच इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट होता है इज लर्नड और एन एक्वायर्ड सोर्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, जिसको प्राइमरी के साथ हम मिक्स करके दे सकते हैं। सपोज कि अगर समबडी इज़ नॉट हंग्री, आप उसको क्या मोटिवेशन दोगे? उसकी पसंद की चीज़ें दो, उसको भूख नहीं लगी है, बट यू कैन गिव, ओके आज आप ये अच्छा काम कर रहे हो तो लेट मी गिव यू अ चॉकलेट, क्योंकि उसको चॉकलेट पसंद है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द नेचुरल थिंग, कि नेचुरल वो होता है कि भूख लग रही है और अच्छा खाना खाने को मिल गया। सो अगेन इट इज़ अ मोटिवेशन, इट्स अ रीइंफोर्समेंट, इट्स अ रिवॉर्ड। लेकिन अगर हमें भूख नहीं लगी है, हमें नहीं चाहिए, फिर भी हमें हमारी पसंद की चीज़ खाने को मिल रही है, इट्स अ सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, अगेन टू मोटिवेट। सेकेंड फैक्टर है फीडबैक और नॉलेज ऑफ रिजल्ट। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक का मतलब होता है इफ़ यू आर प्रोवाइडेड विद नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स और फीडबैक, द एफिशिएंसी ऑफ योर लर्निंग इज इंक्रीज्ड। अगर कोई आपको एक प्रॉपर फीडबैक दे रहा है, आपकी गलतियां बता रहा है, आपको एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, भाई आपने ये गलती की है,
आप एक काम करो, इसको दूसरे ढंग से करो सो दैट आप इस मिस्टेक को रिपीट ना करो, तब जल्दी से सीख भी। अब ये फीडबैक देना भी बहुत ज़रूरी है। फीडबैक नहीं देंगे तो सामने वाले लर्नर को पता कैसे चलेगा कि वो क्या मिस्टेक कर रहा है, क्या मिस्टेक कर रहा है, और उस मिस्टेक को फिर उसने कैसे करेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, while learning to type, knowledge of one's performance on each trial will help to know where the person had made mistakes. तो अगर कोई टाइपिंग करना सीख रहा है, जितनी लाइन वो टाइप करता है उस हर एक में हमको उसको एक फीडबैक देना है। स्पीड में प्रॉब्लम है, या कोई लेटर आप गलत टाइप कर रहे हो, या आपका हाथों का मूवमेंट ठीक नहीं चल रहा है, तो ये आप बच्चे को, अगर सामने वाले लर्नर को उसके स्टेप, हर एक स्टेप पे उसकी मिस्टेक्स बताएंगे तो वो उस मिस्टेक्स को जल्दी करेक्ट कर पाएगा और जल्दी सीख पाएगा। तो नॉलेज का जो एफिशिएंसी है सीखने का वो इंक्रीज हो जाता है। और फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेट एरर्स को तो हटाना ही है, वही तो हमारी लर्निंग है। परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, अगेन वही हमारी लर्निंग है। सो नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स यानी कि फीडबैक, स्पेशली व्हेन फेवरेबल, रीएनफोर्सेस लर्निंग एंड मेंटेन्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। ये हम सब जानते हैं कि बिना इंटरेस्ट के कोई काम नहीं करता है। अगर आपके पेरेंट्स भी आपको बोल रहे हैं, या बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं, या कोई भी whether you are at your home with your family, or you are in your office, you are in your college with your friends, or in office with your colleague, काम तभी होता है जब सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट आएगा। मन मार के कोई काम नहीं कर सकता है। तो इंटरेस्ट के लिए फीडबैक ज़रूरी है, रीइंफोर्समेंट ज़रूरी है। नाउ द थर्ड फैक्टर कम्स इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द प्रैक्टिस सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्ट पीरियड्स बिटवीन ट्रायल इफेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब अगर कोई कुछ सीख रहे हैं, सपोज आप कोई फिजिकल वर्क करना सीख रहे हैं, आप कोई वर्कआउट सीख रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप वहाँ पर वेट लिफ्टिंग सीख रहे हैं। अब वेट लिफ्टिंग जब आप सीखते हैं तो इफ़ यू कंटिन्यू डूइंग दैट, ओके, इफ़ यू कंटिन्यू डूइंग दैट, डम्बल्स करे जा रहे हैं, ट्रेनर बेचारा बोले जा रहा है और करो और करो और करो, आपका बॉडी, आपका आर्म्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो व्हाट विल यू डू? अरे यार ब्रेक दो थोड़ा सा मुझे, राइट? तो जहाँ पर लर्नर को क्या बोलना पड़ेगा, ट्रेनर लर्नर को क्या बोलेगा? ओके, 15 रेप्स यू हैव डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, सिर्फ 10 सेकंड का रेस्ट ले लो, वापस करते हैं। तो दिस इज द वे टू मोटिवेट द लर्नर। आप ब्रेक लो और फिर वापस करो। और एक दूसरी चीज़ भी हो सकती है, सपोज कि कोई स्टूडेंट, कोई छोटा बच्चा है, कोई ड्राइंग सीख रहा है, कोई शेप बनाना सीख रहा है, अब वो शेप उससे बन नहीं रही है। एवरी टाइम द टीचर इज टेलिंग ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, नहीं, शायद उसका मन नहीं हो रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या वो चाह रहा है तो भी नहीं हो रहा। तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू? गिव हिम अ ब्रेक। ओके, 10 मिनट का ब्रेक लो, बाहर घूम कर आओ, अपना मन पसंद कुछ भी काम करके आओ, भूख लगी है खाना खा लो, जो भी आपको अच्छा लगे अंदर से वो करो, एंड देन वील कम बैक अगेन टू दैट ड्राइंग और पेंटिंग प्रोसेस। हो सकता है कि उससे उसका इंटरेस्ट वापस आ जाए और उसका फोकस भी अच्छा रहे। सो इट हैज़ बीन फाउंड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ मोटर स्किल्स दैट द प्रैक्टिस इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूटेड रेस्ट पॉजेज। यानी कि प्रैक्टिस लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव रहती है उन लोगों में जो छोटा छोटा बीच में ब्रेक लेते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि आपका ब्रेक बहुत लंबा हो जाए। 1 महीना आपने सपोज म्यूज़िक सीख लिया, गिटार बजाना सीख लिया, एंड देन आपने 1 महीने का बीच में ब्रेक दे दिया। अब इतना लंबा ब्रेक हो गया कि आगे का क्या सीखेंगे आप, तो पिछला वाला ही भूल गए। तो जो आप ब्रेक लेते हैं वो भी इतना, इट शुड नॉट बी दैट टू लॉन्ग। द एक्विजिशन ऑफ स्किल इन प्लेइंग बैडमिंटन में इम्प्रूव मोर आफ्टर 3 1 hour लॉन्ग सेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, बैडमिंटन अगर आप खेल रहे हो, कंटिन्यूस आप खेल रहे हो, आपका बॉडी टायर्ड होगी, अगेन योर बॉडी नीड्स अ ब्रेक। समटाइम्स योर बॉडी नीड्स अ ब्रेक, समटाइम्स योर माइंड नीड्स अ ब्रेक। हर एक चीज़ को अपने हिसाब से काम करने के लिए थोड़ा पॉज चाहिए होता है। दिस वुड टेंड टू बट द प्रैक्टिस पीरियड शुड नॉट बी टू लॉन्ग,
शुड नॉट बी टू स्मॉल, और ना ही इतने फ्रीक्वेंट होने चाहिए कि बार बार आप ले रहे हो तो भी आपका मोटिवेशन चला जाएगा. सो बैलेंस तरीका होना चाहिए, इसीलिए प्रैक्टिस को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है. सो दीज वर द 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग. द फर्स्ट वन वॉज reinforcement, second one is feedback or knowledge of result, third one was distribution of practice. अब एक आखिरी टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो इस चैप्टर में आपसे पूछ सकते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. लर्निंग जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक चीज से दूसरी चीज सीख रहे हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं. पहला होता है पॉजिटिव. पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब है when learning of the task makes the second task easier to learn. पॉजिटिव ट्रांसफर इफेक्टिव सी. आपने मान लीजिए पहले कोई चीज़ सीखी हुई है जिसके सीखने से दूसरी चीज़ का सीखना बहुत ही आसान हो गया है, दैट इज नोन एज पॉजिटिव ट्रांसफर. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने स्पेल करना सीख लिया हाउस, HOUSE, अब अगर उसका फोनेटिक्स अच्छा है तो फोनेटिक्स के हिसाब से अगर उसने हाउस बोलना सीखा है तो वो जल्दी ही माउस बोलना सीख जाएगा, उसको समय नहीं लगेगा. सो हाउस इज सिमिलर टू, साउंड इज सिमिलर टू माउस. तो एक चीज़ सीखी हुई दूसरी लर्निंग को बहुत आसान बना देती है और कम समय में हो जाता है. सिमिलरली अगर किसी ने बचपन में साइकिल चलाना सीखा है तो उसके लिए बाइक चलाना, स्कूटी चलाना आसान हो जाएगा, बैलेंस करना उसको पहले से आता है, राइट. लर्निंग टू इवन ड्राइव अ कार, अगर आपने ऑलरेडी कार चलाना सीखा हुआ है तो हेवी व्हीकल्स, ट्रक, बस, वो भी आपके लिए चलाना आसान है. सो इन ऑल दीज केसेस द प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस, जो पहले सीखा हुआ है, द प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस फैसिलिटेट्स सब्सिक्वेंट लर्निंग, आगे आने वाली लर्निंग को ईजी बना देता है. Positive transfer occurs when the responses expected from the task or learning situations are similar. अब ये भी इम्पोर्टेंट है, एक जैसे काम होंगे तो पॉजिटिव ट्रांसफर हो पाएगा. ऐसा नहीं कि अभी हम ड्राइंग सीख रहे हैं और हम बोले हमारी ड्राइंग बहुत बढ़िया है तो हमारा मैथ्स बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं होगा. अदर कहने को दोनों सब्जेक्ट हैं, एक ड्राइंग, इवन हिस्ट्री, सपोज इफ़ यू आर वेरी गुड एट हिस्ट्री, यू आर वेरी गुड एट थियरी, तो ज़रूरी नहीं कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा. वो अलग लर्निंग है, ये अलग लर्निंग है, उसमें पॉजिटिव ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है. पॉजिटिव ट्रांसफ़र तभी होता है जब दोनों चीज़ों का रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट सेम होता है. यानी कि कार चलाना सीख रहे हो, ट्रक चलाना सीख रहे हो, द बेसिक इज सेम. However, the maximum amount of positive transfer is obtained when the stimulus and the response elements in the previous and the new learning situation are similar. For example, अगर किसी ने सीख लिया 5 8 40, राइट, अब उसको इतने अच्छे से दिमाग में बैठ गया कि 5 8 40 होता है, 5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो 40. अगर मैथ्स के रूल्स पता है कि मल्टीप्लिकेशन में इफ यू चेंज द ऑर्डर द आंसर विल बी सेम, तो अगर आप उसको, बच्चे को मालूम है 5 8 40 और आपने उससे 8 5 पूछ लिया तो ही विल बी क्विक टू आंसर ओके अगेन इट इज 40. तो दोनों कनेक्टेड है. सो दिस इज नोन एज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर. नाउ लेट्स कम टू द नेगेटिव ट्रांसफर. ये नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है? नेगेटिव ट्रांसफर का मतलब है जिसमें पहली चीज सीखी हुई दूसरी चीज सीखने में रुकावट डालती है. पॉजिटिव ट्रांसफर कैसा था? पहले कुछ सीखा हुआ है तो दूसरी चीज़ सीखने में आसान हो गया. लेकिन नेगेटिव क्या है? क्योंकि पहले वो सीखा हुआ है तो ये नई चीज़ सीखने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है. अगर मैंने वो नहीं सीखा होता तो मैं इजीली सीख जाते. अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हाउस स्पेल करना सीख लिया, माउस सीख लिया, लेकिन अगर उससे हमने प्लूरल बनाना सीखा तो हाउस का बोले हाउसेस होता है, HUSES, तो माउस का भी क्या बोल देंगे? MUSES, माउसेस. जबकि माउसेस तो कोई वर्ड ही नहीं है. माउस का प्लूरल फॉर्म इज योर माइस. तो पहली चीज सीखी हुई दूसरी चीज को सीखने में रुकावट कर दिया. बच्चा ये पूछेगा अरे जब प्लूरल फॉर्म हाउस का हाउसेस है तो माउस का माउसेस क्यों नहीं है? उसको प्रॉब्लम होगी ये अपने दिमाग में फिट करने में कि माउस के प्लूरल को माइस बोलना है. So again it is a negative transfer. Okay, then third is your zero transfer. Zero transfer is when
पहली लर्निंग का दूसरी लर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत बार होता है वेयर द लर्निंग ऑफ वन टास्क डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू परफॉर्म अनदर टास्क। आपने एक चीज़ सीख पाए कि नहीं सीख पाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दूसरी चीज़ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, राइट। जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपने हिस्ट्री सीख लिया, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में, और उसमें आप आंसर्स भी अच्छे से लिख पा रहे हैं एग्ज़ाम में, आपको डेट्स में, आप वर्ल्ड वॉर कब हुआ आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, बड़े अच्छे से सीख लिया आपने, लेकिन आपने वो चीज़ सीखी है, तो अगेन आप मैथ्स के फॉर्मूलाज नहीं सीख सकते हैं, दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। तो इसको ज़ीरो ट्रांसफ़र बोलते हैं, ओके। जैसे ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कि इम्प्रूविंग वन स्किल इन प्लेइंग फुटबॉल। आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, आपने बहुत अच्छा सीख लिया, बट इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द इम्प्रूवमेंट इन राइटिंग एन एसे। आपने फुटबॉल तो बहुत अच्छा सीख लिया, लेकिन फुटबॉल के ऊपर अगर आपको एसे लिखना आ गया तो हो सकता है कि आप ना लिख पाएँ, क्योंकि आपकी राइटिंग की जो लर्निंग है, जो आपने राइटिंग है, वो तो आपने सीखा ही नहीं है। ऐसे ही लर्निंग टू टाइप राइट विल नॉट इफेक्ट द लर्निंग ऑफ पेंटिंग। उंगलियां टाइपिंग करते वक्त बहुत अच्छी चलती हैं, या मोबाइल पे भी टिक टिक करते बहुत अच्छा चलता है, लेकिन यही उंगलियों से ब्रश पकड़ के हम अच्छा पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। वो मोटर स्किल्स, फिंगर्स ही इन्वॉल्व हैं दोनों चीज़ों में, लेकिन एक में बहुत अच्छा आता है, दूसरे में नहीं आता है। सो दिस इज नोन एज ज़ीरो ट्रांसफर। So these were the important questions of chapter number 6, class 12th NIOS Psychology. Thank you so much.